हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं अपने एग्जाम के अंदर तो आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी 247 के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं बेटा, तो इकोनॉमिक्स सीयूटी के पर्सपेक्टिव से 3 यूनिट्स के अंदर बांटी गई है और तीनों यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता है कुछ टॉपिक्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं और मेजरली अगर बात की जाए तो यहां पर टॉपिक्स देखे जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो दो टॉपिक आप लोग के आने वाले हैं वो दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा आसान टॉपिक हैं, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी उसे 11th क्लास के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। तो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत है उन टॉपिक्स की, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर सको। तो उस यूनिट के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं जो आप लोगों को जरूर करने चाहिए। दूसरा बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की और तीसरा बात करता हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं रिलेट करता है या फिर इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों की क्लास 12th की ही टॉपिक्स हैं, और तो उसके अलावा आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा तरीके से अगर आप लोग उसे भी करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। और तीसरी यूनिट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरेटिकल यूनिट है, राइट। थ्योरी पूछी जाएगी तो यहां पर तो यूनिट को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर बेसिकली आंसर करते थे सब्जेक्टिव तौर पर, यहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स आंसर ही करने हैं, तो यहां पर भी स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन डिफिकल्टी इस बात की होगी कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको बिल्कुल सटीक आंसर उस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए रहने चाहिए, जो आपको जरूर करने चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेसिक से, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जनरली आपस में क्यों डिफरेंशिएट करती है, दोनों आपस से क्यों अलग अलग है, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। दूसरा टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली फेस की जाती है। इसके अंदर हम 3 तरह की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी बात की जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी बात इसके अंदर डिस्कस की जाती है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए चीजों को प्रोड्यूस किया जाए। तीसरा टॉपिक इसके अंदर आता है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपीसी का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आने वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट क्या होती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली निकाली कैसी जाती है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद बात करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की अगर बात करता हूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जनरली क्या कहता है, और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की अगर बात करता हूं तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 अप्रोच रहती है, एक हमारे पास कार्डिनल अप्रोच है और दूसरी हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच रहती है। कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है, कार्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच से क्यों डिफरेंस है या फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या कहता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके पास आईसी कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद की जाए कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट के अंदर आपने पढ़ना है बजट सेट एंड बजट लाइन के बारे में, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जा सकता है, राइट। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर अगर मैं बात करूंगा बजट सेट और बजट लाइन की और आईसी कर्व की बात करता हूं, इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूं, तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के साथ किस तरह से आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन यहां पर होती है। और तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट के 2 टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास थ्योरी ऑफ डिमांड और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले और आपसे बोल दे
कि भाई दिए गए क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल कर बताओ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहने वाली है। यहां से आप लोगों के एग्जाम के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये 11 से 12 टॉपिक्स आप लोगों को जरूर करने चाहिए और ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ज्यादा थॉरोली, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझने चाहिए ये टॉपिक, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम के अंदर। सेकंड, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं तो हमारे पास आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो टॉपिक्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी मैं आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख सकते हैं उनको लेकर आया हूं, ताकि अगर आप बाकी सब नहीं भी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को जरूर करके जाएं, ताकि आपके इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राइट। तो नेशनल इनकम का टॉपिक जनरली होता है क्या, आपको पता होना चाहिए। और उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपके पास है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर बात की जाए तो 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से जनरली निकाला जाता है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद हमारे पास आता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज आपको इसका कन्वर्जन करना आना चाहिए कि अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, कन्वर्जन लेकर आ सकता हूं, उसके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। यानी कि एग्रीगेट्स को कंप्यूट करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के अंदर एग्रीगेट कंप्यूटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तीसरा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाए। नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक हमारे पास इनकम मेथड होता है और एक हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तीनों मेथड्स बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर किस चीज की बात की जाती है, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर किस चीज की बात की जाती है, इनकम मेथड्स के अंदर किस चीज की बात की जाती है। और जब इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का यूज किया जाता है तो इससे हम कौन से एग्रीगेट पर पहुंचते हैं और उस एग्रीगेट से कैसे हम फाइनल यानी कि नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में कहीं ना कहीं पता होना चाहिए और ये आप लोगों को आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं नेशनल इनकम से। और दूसरा आपके पास आता है डिटर्मिनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इनकम और एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन से सबसे पहले आता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट, राइट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी इंप्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में थोरली आना चाहिए। लेकिन किसके संदर्भ में आप लोगों ने ये समझना है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के संदर्भ में ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया जाता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद करते हैं मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिसिट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को किस तरह से राइट मेजर किया जा सकता है या फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड बातें। तीसरा टॉपिक आपके पास आने वाला है मनी एंड बैंकिंग, और मनी एंड बैंकिंग बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, सारा का सारा टॉपिक कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हो तो ये टॉपिक तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है इसमें फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, राइट। मनी जैसे कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। और क्या क्या फंक्शन से एक मनी जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि डेफर्ड पेमेंट्स के लिए मनी को जनरली यूज किया जाता है। सेंट्रल बैंक की अगर बात की जाए तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है और सेंट्रल बैंक्स का बेसिक रोल क्या है और सेंट्रल बैंक्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या है और कमर्शियल बैंक्स का क्या क्या फंक्शन है। और सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल बैंक के अंदर स्पेसिफिकली आप लोगों ने करनी है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। उसके अंदर जो मेथड्स है उन मेथड्स को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने जानना है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और अगर मैं गवर्नमेंट बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट बजट के अंदर आपने सबसे पहले ये समझना है रिसीट और एक्सपेंडिचर के बारे में। रिसीट कितने नेचर की होती है, एक्सपेंडिचर कितने नेचर की होती है। रिसीट जो है राइट उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एक्सपेंडिचर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, रिसीट का मतलब है क्या, एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद आप लोगों ने समझना है इसके अंदर प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट ऑलरेडी बता चुका हूं, और उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट कब आता है, फिस्कल डेफिसिट कब आता है और प्राइमरी डेफिसिट कब आता है, उसका मतलब और उसके मेजर्स कैसे इन डेफिसिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड
टॉपिक्स आप लोग को करने हैं। लास्ट आपके पास आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक के अंदर ही मैंने बेसिकली इंक्लूड करने की कोशिश करी है आपकी फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो टॉपिक है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर एक चीज समझिएगा कि फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है, और दूसरी बात आप लोग को यह पता होनी चाहिए कि इसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, राइट। इसके डिटर्मिनेशन कैसे, डिमांड और सप्लाई के थ्रू निकालने की कोशिश, और एक ब्रीफ एनालिसिस रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज के, यानी कि अभी लास्ट पास्ट में कहां पर ब्रीफली आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर करेंसीज, किन कंट्रीज के अंदर करेंसीज का एप्रिसिएशन किया गया है, कहां पर करेंसीज का डेप्रिसिएशन किया गया है, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, राइट, और रिवैल्यूएशन, इनमें क्या फर्क है। ये कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए अगर आप टॉपिक कर रहे हैं किसका, राइट, टॉपिक कर रहे हैं आप लोग एक्सचेंज रेट का, राइट। तो ये दो टॉपिक थे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स थे। और दूसरा, अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात अगर आप लोगों से करता हूं, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोगों को रटा नहीं जा सकता, या फिर जिसको आप लोगों को रटना नहीं है। इस टॉपिक को अगर आप एक स्टोरी के तौर पर समझते चले जाएंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, आगे चल के एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मानकर चलना, बच्चे बहुत ज्यादा इस टॉपिक से घबराते हैं, लेकिन ये टॉपिक घबराने वाला नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है अगर आप कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक को करते टाइम पर इसको एक स्टोरी के तौर पर समझिएगा कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स इंडिया से आने के बाद किस तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्सेज का, और किस तरह से वो जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चीजों को छोड़कर जाते हैं तो उस टाइम पर क्या किस तरह से रखा गया, और अब यानी कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पर फिर क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या जैसे कि 5 ईयर्स प्लान्स लेकर आई गवर्नमेंट आप लोगों के लिए, ताकि ज्यादा बेटर तरीके से प्रोग्रेस की जा सके, उसके क्या एडवांटेज थे, वो सारी बातें। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 तक, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। करंट चैलेंजेस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरह के चैलेंजेस जो है फेस करे, जैसे कि पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस है, इंप्लॉयमेंट के चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के सामने है। तो ये चैलेंजेस बेसिकली क्या थे, पहले कैसे ये चैलेंजेस को टैकल किया जाता था, और अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो ये इसको स्टोरी के तौर पर समझा जा सकता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, रिलेटेबल टॉपिक्स है, और अगर आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप इस यूनिट के अंदर। और लास्ट आपके पास है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। यहां पर हम जनरली इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, राइट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, स्पेसिफिकली अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बात की जाए तो जनरली हम यहां पर बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान की, कि चाइना और पाकिस्तान के साथ किस तरह से हमने अपनी चीजों को कंपेयर करना है, यानी कि चाइना के मुकाबले हम कहां पर लैग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मुकाबले हम कहां पर किन किन एरियाज के अंदर बेटर कर रहे हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी क्यों बेटर है चाइना की इकोनॉमी से या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी से। तो ये टॉपिक अगर आप लोग रिलेट करने के समझने की कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, राइट। और अगर आप लोग हमारे थ्रू बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों को पढ़ने वाले हैं तो आप भी रिसेंटली क्या है एक बैच लॉन्च हुआ है, उस बैच को आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और उस बैच को आप लोग कैसे ज्वाइन करने वाले हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। आप गूगल के ऊपर जाने वाले हैं, और गूगल के ऊपर जाने के बाद अगर आप अड्डा 247 लिखते हैं तो अड्डा 247 लिखते ही आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, राइट। और जैसे ही आप इस इंटरफेस को ओपन करते हैं तो आप यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जा सकते हैं, और यूजी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के लिए आप सीयूटी कॉमर्स के ऊपर जा सकते हैं। और सीयूटी कॉमर्स के लिए अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है एक कोर्स जिसका नाम है समर्थ 2.0। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ये जो सारी की सारी समस्या है ये सारी की सारी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाली है लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ में आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाला है सारा का सारा स्टडी मटेरियल, राइट। स्टडी मटेरियल कैसे मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल यहां पर आपको राइट प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि कैसे मिलेगा, पीडीएफ्स के फॉर्म में आप लोगों को मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप लोगों के पास ये पहुंचने वाला है, जहां से आप बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अगर अभी आप ये कोर्स देखोगे तो इस कोर्स की कीमत है 7,999 रुपीज, राइट। 7,999 रुपीज का ये आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है वो रहने वाला है। जैसे आप इसके ऊपर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये कोड हटाना है, और जैसे आप किस कोड को रिमूव करते हो तो आप यहां पर टाइप कर सकते हो Y828। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका कोर्स है जो आपको 7,999 का पड़ रहा है, ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6,640 रुपीज का, यानी कि 1,400 रुपए
राइट, नॉर्मल तौर पर आप यहां पर सेव करने वाले हो अगर आप Y828 कूपन कोड जो है वो लगाते हो तो, राइट। उसके बाद जैसे आप इसे परचेज कर लोगे, आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलेगी, आपको यहाँ पर टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस लेने का मौका मिलेगा। अगर आप क्लासेस लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप क्लासेस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और दूसरी चीज आप लोगों के लिए यह है कि अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज अगर आप लोगों की आती है जो आप लोग फेस कर रहे हो कोर्स परचेज करने से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग मेरी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर मुझे ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर अगर आप मैसेज करना चाहते हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी, और मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी रहने वाली है prince.thakur@adda247.com। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। इस ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो चाहे सब्जेक्ट रिलेटेड हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, राइट, और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने सीयूटी एग्जाम के अंदर। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो के अंदर जहां पर और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।